दोस्तों, एक आदमी होता है जिसका नाम मोहन होता है और उसकी एक पत्नी होती है सीमा। दोनों ही पति पत्नी अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश थे। अपने जीवन में वो हर तरीके से अच्छे थे क्योंकि उसका जो पति था मोहन, वो अच्छी खासी पैसे भी कमा रहा था और उनकी क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी तो पति पत्नी को कोई कमी भी महसूस नहीं होती थी। और धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है कि शादी के कुछ साल बीते हैं और शादी के 4-5 साल के बाद उन्हें एक बेटी जन्म लेती है दोस्तों, जिनका नाम वो बहुत ही प्यार से सुनीता रखते हैं। सुनीता के जन्म के बाद दोनों का मानो ऐसी खुशी मिल गई थी कि दोनों अपनी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। पति भी बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी प्यारी सी बेटी मिल गई थी और पत्नी भी खुश थी क्योंकि परिवार अच्छा था दोस्तों। आर्थिक रूप से भी वो लोग अच्छे थे। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि वो लोग दूसरे बच्चे को नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका परिवार जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। कहने का मतलब ये जो पत्नी थी मोहन की, वो ये चाहती थी कि उसे एक बेटी और एक बेटा हो जाए और इस तरह से उनका परिवार पूरा हो जाए। धीरे धीरे समय बीत रहा था लेकिन अभी तक शादी के कुछ साल बीत भी जाते हैं, तभी भी अब सीमा जो है वो दोबारा मां नहीं बन पा रही थी। अब ऐसा भी नहीं है कि वो लोग इस चीज के बारे में पता नहीं कर रहे थे या प्रार्थना नहीं कर रहे थे। हर चीज उपाय हर तरीके का आजमाते हैं दोनों पति पत्नी मिलकर, ताकि उन्हें एक बेटा हो जाए और बेटी हो जाए और उनका परिवार पूरा हो जाए। लेकिन कई दिनों कई साल बीत जाते हैं लेकिन आखिरकार अब जो मोहन की पत्नी होती है वो अब दोबारा मां नहीं बन पाती है और इस तरीके से वो अपनी ही इकलौती बेटी के साथ ही अपने जीवन में खुशियां बांटने लगते हैं। वो समझ लेते हैं कि शायद उनकी भाग्य में उनकी बेटी ही लिखी है और जो कि उससे भी वो लोग बहुत ज्यादा खुश। ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी बेटी से खुश नहीं थे। बेटी के आने के बाद उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आई थी और वो लोग खुश भी थे, लेकिन एक परिवार को पूरा करने की उनकी चाह खास करके सीमा में बहुत ज्यादा थी। सीमा ये चाहती थी कि उसे एक बेटी हो और एक बेटा हो, लेकिन क्योंकि बाद में उसे बच्चा नहीं हुआ तो आखिरकार उसने भी यही सोचा कि शायद उसकी किस्मत में एक बेटी लिखी है जिस पर वो अपना सारा लाड प्यार मतलब कि लुटाएगी। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। अब जो बेटी थी वो अब कहीं ना कहीं 9वीं क्लास तक पहुंच चुकी थी। बेटी जो थी वो तकरीबन 14 साल की हो चली थी। लेकिन दोस्तों इसके पहले उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। ये जो परिवार अब तक बहुत खुशहाली से जीवन जी रहा था, बहुत ही हसीन पल बिता रहा था, एक दिन अचानक उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जो ये सीमा होती है, अचानक से उसे कोई बीमारी लग जाती है। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज शायद संभव नहीं था या फिर शायद उसकी किस्मत में ऐसा लिखा था कि वो इस बीमारी की वजह से इस दुनिया से एक दिन चली जाएगी। उसका पति जो मोहन होता है वो उसका लगातार इलाज करा रहा था। शहर के हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, हर जगह उसको वो इलाज के लिए ले जाता है। लेकिन सीमा की स्थिति में आखिरकार कोई सुधार नहीं होता है और एक वक्त ऐसा भी आखिर आ जाता है जब सीमा जो है वो इस दुनिया से चली जाती है। अब जब मोहन की पत्नी उसे इस दुनिया से छोड़कर चली गई तो मोहन की और उसकी बेटी की तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। पिता जो था वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो अकेली अपनी 10-12 साल की बेटी को आगे की जिंदगी कैसे संभालेगा, कैसे बड़ी होने पर वो उसकी शादी करेगा, कैसे उसको अच्छी परवरिश देगा, क्योंकि बेटी भी अपनी माँ के जाने के बाद टूट चुकी थी। दोनों ही पिता और बेटी जो थे वो उनके जीवन में पूरी तरह से अंधकार छा गया था। लेकिन फिर भी मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे करके वो अपनी बेटी के साथ उसे ही माँ और बाप दोनों का ही प्यार देना शुरू करता है। वो बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस रहा था और उसके रिश्तेदार ने कहा भी था कि तुम्हारी अभी उम्र नहीं हुई है इतनी ज्यादा कि तुम शादी नहीं कर सकते हो, वैसे भी तुम्हारे पास एक छोटी बेटी है, अभी तुम शादी कर लो, आगे तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारी जिंदगी भी जो है वो बहुत खुशहाली से बीतेगी। लेकिन मोहन ने शुरू में हमेशा इस चीज के लिए मना कर दिया क्योंकि उसे ऐसा डर लगता था कि अगर सौतेली माँ आ जाएगी तो शायद वो उसकी बेटी को वो प्यार नहीं दे पाएगी जो वो और वो उसकी पत्नी सीमा दे रहे थे। उसकी बेटी की जिंदगी जो है वो इससे दुख भरी हो जाएगी क्योंकि अक्सर ही उसने ऐसा सुना हुआ था कि सौतेली माँ जो है वो अपने बच्चों को प्यार नहीं देती है, उल्टा उन्हें दुख देती है। खैर मोहन के कई लोगों ने उसे बार बार समझाया, लेकिन कुछ सालों तक तो मोहन ने बिल्कुल भी शादी के लिए हामी नहीं भरी। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसे भी ये चीज महसूस होने लगी क्योंकि कहीं ना कहीं लगता था कि एक लड़की के लिए एक माँ का होना बहुत जरूरी है, उसका सहारा बनना बहुत जरूरी है। और फिर लोगों ने भी उसे यही समझाया कि कल को तुम्हारी बेटी जवान हो जाएगी, उसकी शादी कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी अकेले कैसे बीतेगी, ऐसे में अगर तुम शादी कर लेते हो तो तुम्हें भी एक सहारा मिल जाएगा और तुम्हारी माँ को भी एक बेटी मिल जाएगी, तुम्हारी बेटी को भी एक माँ मिल जाएगी। तो खैर दोस्तों आखिरकार वो बहुत लोगों को समझाने बुझाने के बाद एक दिन शादी के लिए हामी भर ही देता है और फिर जल्दी उसकी शादी जो है वो इसके ही एक रिश्तेदार जो है वो कुसुम नाम की लड़की से करवा देते हैं। कुसुम जो कि बिल्कुल भी सौतेली माँ की तरह नहीं थी जैसा कि मोहन को लगता था। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो उसकी बेटी सुनीता थी वो कभी भी अपनी सौतेली माँ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, वो उसे अपनी माँ का दर्जा कभी नहीं दे पाई। उसने ये पहले ही बोल दिया था कि वो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगी चाहे जो हो जाए।
और आखिरकार होता भी ऐसा ही है। कुसुम तो सौतेली माँ की तरह बिल्कुल व्यवहार नहीं करती है, वो उसे अपनी बेटी की ही तरह एक्सेप्ट कर चुकी थी। वो उसे इतना लाड प्यार भी देती थी, उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, उसे मनाती रहती थी। लेकिन सुनीता इस चीज के लिए कभी नहीं मानी। सुनीता ने कभी उसे माँ का दर्जा दिया ही नहीं। और आखिरकार दोस्तों उनके बाद की जिंदगी में जो कुछ होता है दोस्तों, जब आप सुनेंगे, आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको यकीन मानिए आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख भी दे कर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जो घटना है वो उसकी जो शुरुआत है वो केरल से होती है। केरल के ही पास में दोस्तों एक छोटा सा गांव होता है पोवाल, और उसी पोवाल गांव में रहने वाला मोहन कुमार, मोहन जो कि खेती बाड़ी का काम करता था और उसकी लगभग 4 से 5 एकड़ की जमीन भी होती है। और वो अपनी खेती बाड़ी करके अपनी बेटी जो कि 16 साल की होती है और जिसका नाम सुनीता होता है, उसका लालन पालन किया करता है। अब दोस्तों जब सुनीता बहुत ही छोटी थी उसी समय उसकी माँ की अचानक सी मौत हो जाती है। अब मोहन जो था उसकी भी उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग उसकी भी उम्र 40 साल के करीब रही थी। अब इसी तरीके से दोस्तों वो अकेले ही अब अपनी बेटी की परवरिश करना शुरू कर देता है। लेकिन गांव के जो लोग होते हैं वो मोहन के व्यवहार से बहुत ज्यादा खुश रहते थे, तो इसीलिए वो मोहन को बहुत ज्यादा समझाते हैं कि अपनी बेटी की परवरिश जो है तुम अकेले कैसे करोगे, कल को उसकी शादी हो जाएगी, उसको भेज दोगे तो फिर तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, तुमको कौन देखेगा। और इसी तरीके से दोस्तों बार बार कहने पर इसी की वजह से जो मोहन होता है वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो मोहन होता है उसके लिए उसके रिश्तेदार लड़की दिखाना शुरू कर देते हैं। और फिर उसी में से एक लड़की होती है जिसका नाम कुसुम होता है, जिसकी उम्र लगभग 33 साल की हुई होगी दोस्तों। और ये जो 32-33 साल की कुसुम होती है उसकी शादी जो है वो मोहन के साथ तय करवा दी जाती है और फिर उसके साथ कुछ ही महीनों में करवा दी जाती है। अब दोस्तों जैसे ही कुसुम घर के अंदर आती है तो फिर जो उसकी बेटी होती है मोहन की, जिसका नाम गीता होता है, वो उसे अपना माँ नहीं समझती थी। वो उसको अपनी माँ के तौर पर अपना ही नहीं पाती है, कहीं ना कहीं वो उसे नफरत करती थी। लेकिन दोस्तों जो ये कुसुम थी वो कहीं ना कहीं सुनीता से बहुत ज्यादा लाड प्यार किया करती थी। मोहन अक्सर अपनी पत्नी से कहा करता था कि अगर सुनीता कुछ कह दे तो उसकी बात को बुरा मत मानना। और इसी तरीके से दोस्तों जो ये मोहन और जो कुसुम थे वो अपना जीवन व्यापन करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से लगभग जब 2 ही साल बीता था कि जो ये गीता होती है सुनीता, उसकी उम्र 18 साल के करीब हो जाती है। और फिर 2 साल के बाद में मोहन की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। बहुत सारा इलाज कराया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी मोहन को कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है कि जिसके वजह से मोहन की मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या है कि अब घर में सिर्फ कुसुम और सुनीता बच गए थे। अब जो ये कुसुम थी वो सुनीता के बारे में सोचने लगती है कि कैसे भी करके सुनीता की एक अच्छे घर में शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों क्योंकि पिता की मौत हो चुकी थी तो सुनीता जी थी वो पूरा दोष जो है वो अपनी माँ को ही, सौतेली माँ को ही लगा देती है कि तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी मुझे छोड़कर गए हैं। लेकिन फिर भी जो कुसुम थी वो बहुत समझदार और अच्छी औरत थी, वो कुछ भी इन बातों की परवाह नहीं कहा करती थी। फिर भी वो सुनीता के लिए एक अच्छे घर में रिश्ता देखती है और उस लड़के का नाम प्रदीप होता है जो कि गुजरात में रहा करता था और वहीं पर एक छोटी सी कंपनी में वो जॉब किया करता था और उससे वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। इसी तरीके से अपने गांव वालों की मदद से जो ये कुसुम होती है वो अपनी बेटी सुनीता की शादी जो है वो बहुत ही धूमधाम के साथ प्रदीप से करवा देती है। अब जो ये सुनीता है वो भी प्रदीप के साथ गुजरात में चली जाती है रहने के लिए। और अब जो कुसुम थी वो अकेली पड़ गई थी, खेती बाड़ी का अब काम भी देखा करती थी और अपने घर का भी काम काज निपटाया करती थी। अब इसी तरह से वो अकेले जीवन जीना शुरू कर देती है। कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है और फिर क्या होता है कि एक दिन जो ये कुसुम होती है वो अपनी बेटी सुनीता को फोन करती है। लेकिन जो सुनीता होती है वो अपनी सौतेली माँ से भी बात नहीं करना चाहती थी। अब वो यही सोचती है कि सुनीता तो वैसे भी उससे बात नहीं करती है, आखिर इस तरीके से कैसे वो अकेले रहेगी, उसकी बेटी है उसे समझना चाहिए। और वो भी अकेली उसकी इकलौती बेटी थी, तो फिर वो ये सोचती है कि क्यों न दामाद को यहाँ पर बुलाया जाए और बेटी को यहाँ पर बुला जाए और यहीं पर दामाद को काम लगा दिया जाए ताकि ये भी मेरा सहारा बना रहेगा जो कि मेरे साथ रहेंगे। लेकिन दोस्तों जो सुनीता थी वो अपनी सौतेली माँ का फोन ही नहीं उठाया नहीं करती थी और ना ही वो उससे बात करती थी। अब इसी तरीके से जो कुसुम थी वो अकेली रहते रहते परेशान हो गई थी और अब वो ये सोच नहीं पा रही थी कि वो करे तो क्या करे। और वो ये भी सोचती थी कि अब उसके शरीर को भी आराम मिलना चाहिए। और इसी तरीके से अब अकेले रहते हुए ये भी समझती थी कि ना तो उसके घर में उसकी बेटी है, ना कोई बेटा है, ना उसका पति है, कोई भी उसका साथी नहीं है। अब वो अकेले अपनी जीवन जो है वो अंतिम समय में कैसे बिताएगी और जो उसकी देखभाल करेगी वो कैसे करेगी, अपनी शरीर को जरूरतों को कैसे पूरा करेगी। अब जो कुसुम होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे मर्द का भी सहारा लेने के बारे में सोचती है
और फिर क्या होता है कि वो सोचते सोचते ये भी करने लगती है कि अगर कोई वो गलत कदम उठाती है तो उसमें उसकी बेटी, दामाद और गांव में पूरी तरह से उसकी बदनामी हो सकती है, क्योंकि वो अगर किसी का सहारा लेगी तो। और इसीलिए किसी भी तरह वो खुद को, अपने आप को धैर्य रखवाती है और सीधा ही अपनी बेटी के पास फोन करती है। लेकिन सुनीता उसका फोन नहीं उठाती है और फिर क्या करती है कि वो अपने दामाद को फोन करती है और प्रदीप को फोन करके उससे कहती है कि देखिए बेटा, मेरी बेटी जो है वो तो मुझसे बात ही नहीं करती है और यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टी है तो मैं अकेले यहाँ पर रह कैसे संभालूंगी। कल को अगर कुछ बात हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी और कोई और कब्जा कर लेगा तो कैसे काम चलेगा। और वैसे भी मेरी भी उम्र भी इतनी नहीं है और अगर मेरी भी कुछ जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती है और अगर मैंने किसी चीज की वजह से शादी कर ली तो फिर आप लोगों का हक मारा जाएगा। तो इसी की बात को सुनकर जो प्रदीप है वो थोड़ा लालची टाइप का लड़का था। अब वो अपनी सास की बातों को मतलब समझ जाता है और फिर क्या होता है कि वो अपनी पत्नी सुनीता से बात करता है और कहता है कि देखो, जो तुम्हारी माँ है वो बिल्कुल सही कह रही है कि जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब कुछ हमारा ही तो होगा। और वैसे भी अब वो कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो फिर तो हमारे हाथ से सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, कोई दूसरा ही उस पर बैठ जाएगा। अब दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं सुनीता को भी समझ में आती है और फिर क्या होता है कि सुनीता और प्रदीप जो है वो कुछ ही दिन बीतने के बाद सीधे ही कुसुम के पास गांव में चले आते हैं। अब जैसे ही कुसुम अपने दामाद और बेटी को अपने घर पर देखती है तो देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो ये सोचती है कि चलो, अब उनका कम से कम बुढ़ापे का सहारा आ चुका है और अब उसे किसी चीज की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। और अब होता क्या है कि अब तीनों ही लोग यानी कि सास, बेटी और दामाद एक साथ रहने लगते हैं। अब तभी 2-4 दिन का ही समय बीता था कि फिर एक दिन जो ये कुसुम होती है वो रात में अपने कमरे में सो रही होती है। उसे प्यास लगती है तो वो पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जाने लगती है। अब जैसे ही वो रसोई की तरफ जाती है तो फिर उसे अपनी बेटी सुनीता के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दे जाती है। अब जब वो आवाजों को सुनती है तो फिर क्या होता है कि उसके जो कदम है वो कहीं ना कहीं सुनीता के कमरे की तरफ जाते हैं और फिर वहीं पर जो एक खिड़की होती है जिसमें दराज होती है और उस दराज से जो ये कुसुम होती है वो अंदर झांकती है और जब वो अंदर झांकती है तो वो ये देखती है कि जो सुनीता और जो उसके पति प्रदीप है वो दोनों एक साथ वक्त बिता रहे हैं और कुछ अपने प्यार भरे पल बिता रहे थे। अब वो बहुत देर तक, जो ये उसकी कुसुम थी, वो बहुत देर तक बेटी दामाद को ऐसा करते हुए देख रही थी। अब ये सब कुछ देखने के बाद में कुसुम खुद पर काबू नहीं कर पाती है। अब वो अपने सोए हुए अरमानों को कहीं ना कहीं, जब वो इन लोगों को ऐसा करते हुए देखती है तब उसके भी अरमान जाग जाते हैं। अब होता क्या है कि वो उसी समय रसोई में जाती है और फिर रसोई में जाने के बाद वो फ्रिज से कुछ ऐसा सामान निकालती है और फिर उसके बाद क्या करती है कि वो उसी से करना शुरू कर देती है और इसी तरीके से करने के बाद वो अपने आप को थोड़ी देर शांत कर लेती है और फिर से आकर के कमरे में लेट जाती है। इसी तरीके से होता क्या है कि वो रात बीत जाती है। अब सुबह भी जब वो अपने दामाद प्रदीप को देखती है और प्रदीप को देखने के बाद अब उसकी नीयत में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अब दोस्तों जो ये प्रदीप था, जो उसका दामाद था, वो अपने साथ ही उसके साथ पल बिताने के बारे में सोचने लगती है। वो यही सोचती है कि जब वो मेरी बेटी के साथ इस तरीके से कर सकता है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं कर सकता है। अब होता क्या है कि वो दिन, पूरा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है और आखिरकार रात आ जाती है और फिर जब रात होती है तो फिर से कुसुम जो है वो पानी लेने के लिए निकलती है अपने कमरे से, या फिर ये कहिए कि वो जानबूझकर ही उठती है क्योंकि उसे ये देखना था कि जो उसका दामाद है वो उसकी बेटी के साथ किस तरीके से कर रहा है। और फिर होता क्या है कि फिर से वो खिड़की के पास पहुंच जाती है और वहां से अंदर का नजारा देखना शुरू कर देती है। लेकिन उस समय जो प्रदीप होता है वो छत पर गया हुआ था और जैसे ही वो नीचे उतर करके आता है, देखता है तो जो उसकी सास है वो उसके कमरे में झांक रही है। तो फिर ये देखने के बाद वो अपनी सास से कहता है कि सासू माँ जी, आप यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हैं। लेकिन फिर जो कुसुम होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, शर्मिंदा हो जाती है और फिर उसी समय भाग दौड़ करके किचन में जाकर के पानी लेती है और फिर पानी लेने के बाद जब वो ये देखती है कि जो प्रदीप है वो अपने कमरे में अंदर चला गया है तो फिर से उसी समय सब्जी जाकर के फ्रिज से निकालती है और फिर उसके साथ में वो कुछ करना शुरू कर देती है। अब जब वो ऐसा काम कर ही रही होती है तो फिर उसी समय जो उसका दामाद प्रदीप होता है वो अपने कमरे से निकल जाता है और सीधे ही रसोई में पानी के लिए पहुंचता है। और जब वो प्रदीप अपनी रसोई में जाकर अपनी सास को इस तरह का काम करते हुए देखता है तो वो देख करके दंग रह जाता है। और फिर क्या होता है कि वो अपनी सास से कहता है कि मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं। अब दोस्तों उसी टाइम जो ये कुसुम होती है बिल्कुल ही घबरा जाती है और फिर होता क्या है कि वो अपने दामाद से कहती है कि देखिए, मेरी भी इतनी ज्यादा कोई उम्र नहीं हुई है, मेरी भी शादी को अभी मात्र 4 साल 5 साल हुए थे और तुम्हारे ससुर इस दुनिया से चले गए और इसके बाद में मैं उनके बिना अकेली हूँ क्योंकि मेरी भी शरीर की कुछ जरूरतें होती है जो कि पूरी नहीं हो पा रही है।
लेकिन मैंने कभी भी किसी भी पुरुष के साथ वक्त नहीं बिताया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर ऐसा कुछ काम करूंगी तो इससे मेरे ही गांव में बदनामी होगी, तुम लोगों की बदनामी होगी, और इसीलिए मेरी भी जरूरतें मुझे पूरी करनी होती है, तो क्यों ना तुम ही मेरी जरूरतों को पूरी कर दो। अब जैसे ही ये दामाद अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनता है दोस्तों, फिर तो ये बात सुनकर के दंग रह जाता है और कहता है कि माँ जी आप ये क्या कर रही है, मैं आपकी बेटी का पति हूँ, तो मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और उसी समय दोस्तों जो कुसुम होती है वो ये कहती है कि देखिए, जो गीता है, जो सुनीता है, वो थोड़ी ना मेरी कोई सगी बेटी है, वो मेरी सौतेली बेटी है, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, वो मेरी पहले पति की बेटी है। तो अगर तुम इस तरीके से सोचो तो मैं तुम्हारी कोई सास लगूंगी ही नहीं। और अगर ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ मेरे ही नाम है, और अगर मैं चाहूं तो ये सब कुछ मैं किसी को दान में भी दे सकती हूँ, तो आप लोगों को लेकिन मैं देना चाहती हूँ। लेकिन जब प्रदीप ये बात सुनता है तो उसके भी मन में लालच आ जाता है कि कहीं सासू माँ ये प्रॉपर्टी किसी और को दे ना दे, और वो ये सोचता है कि कहीं कुसुम किसी और के साथ वक्त बिताने के लालच में आकर के किसी आदमी के चक्कर में पड़ गई तो फिर तो हमारे हाथ से ये सारा धन दौलत निकल जाएगा। और इसी तरह से जो प्रदीप होता है वो अपनी सास कुसुम से कहता है कि ठीक है, आप अपने कमरे में चलिए और थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अब वो अपनी सास को कहता है कि जैसे ही पत्नी सोती है तो मैं आपके पास आता हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर कुसुम बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि इतने सालों के बाद किसी मर्द का साथ उसे मिलने वाला था। और उसके बाद दोस्तों जो ये कुसुम देवी होती है वो अपने कमरे में जाकर के बैठ जाती है और अब अपने दामाद के आने का इंतजार करने लगती है। अब होता क्या है कि जैसे ही प्रदीप अपने कमरे में जाता है और जो सुनीता होती है उससे कुछ हाथ वगैरह लगाती है, उसे कुछ टच करती है, लेकिन फिर उसी समय जो उसका पति प्रदीप होता है वो कहता है कि देखो तुम्हारी, आज तुम आराम कर लो, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम लेटे रहो, मैं थोड़ा छत पर जाकर के आराम करके घूम करके आता हूँ। और उसके बाद जो ये प्रदीप होता है अपनी पत्नी से बहाना बनाकर कमरे के बाहर आ जाता है और थोड़ी देर के बाद जाकर वो अपनी सास का कमरा खटखटाकर उसके कमरे में जाता है। अब कुसुम जैसे ही अपने दामाद को कमरे में देखती है तो एकदम से ही खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो ये प्रदीप होता है वो अपनी सास के साथ आगे का कार्यक्रम शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो उसके साथ ऐसा सब कुछ कर रहा था तो वाकई में जब वो सास को इस अवस्था में देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि इस उम्र में भी वो इतनी जवान थी कि वो देख करके उसके होश उड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद दोनों अपनी ही रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं और कुछ इस तरीके से ये सारे काम करते हैं कि दोनों ही मर्यादाओं को भूल जाते हैं। और प्रदीप भी आज बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था कि जो कुसुम थी, जो कि सास थी, वो उसका भरपूर साथ दे रही थी और वो इस चीज को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी कि प्रदीप जो था वो उसे काबू में नहीं कर पा रहा था। और प्रदीप भी फिर उसकी सारी ख्वाहिशों को, सारे अरमानों को पूरा करने की कोशिश करता है और इस तरीके से आज कुसुम की भी सारी चाहत जो थी वो पूरी हो चुकी थी। अब दोस्तों ये 2-3 घंटे तक लगातार ये कार्यक्रम करते ही रहते हैं और जब ये दोनों सारा ये प्रोग्राम कर लेते हैं तो फिर प्रदीप जो है वो वहां से निकल करके वापस अपने कमरे में लेट जाता है। अब दोस्तों इसी तरीके से अगले दिन सुबह हो जाती है और सुबह के वक्त जो ये कुसुम देवी होती है वो प्रदीप से जाकर के चुपचाप से कहती है कि तुमने तो कल मेरा मन ही खुश कर दिया, पूरा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख दे दिया। अब इसी तरीके से दोस्तों जो कुसुम थी वो कुछ इस तरीके से चल रही थी जैसे कि कुछ उसके साथ हुआ हो। और जब कुसुम को ऐसे चलते हुए सुनीता देखती है तो कहती है कि माँ आप ऐसे चल क्यों रही हैं, आपके साथ ऐसा क्या हो गया है। लेकिन जो उसकी माँ कुसुम होती है कहती है कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही दर्द हो रहा है और इस वजह से मैं ऐसे चल रही हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता है और फिर दिन गुजरने के बाद फिर अगली रात आती है और रात आने के बाद में फिर से जो प्रदीप होता है उसको जो अपनी सास होती है उसके साथ पिछली रात को ज्यादा ही आनंद आ गया था और इसी तरह से वो फिर से अगली रात भी अपने सास के कमरे में जाता है। लेकिन आज जो उसकी सास होती है वो कहती है कि देखो आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि आज रहने दो, 2-4 दिन के बाद आना। लेकिन दोस्तों जो उसका दामाद था वो भी पूरी तैयारी के साथ ही आया था और जो कुसुम होती है वो उसकी एक भी बात को नहीं सुनता है और फिर उसके बाद वो इस तरीके से उसके साथ अपना पल बिताना शुरू करता है कि कुसुम कुछ समझ ही नहीं पाती है। उसकी स्थिति जो है वो और ज्यादा बिगड़ने लगती है और जब इस तरह की उसकी हालात आती है, उसकी आवाज कमरे से बाहर जाती है तो फिर उसकी आवाज जो है वो उसकी बेटी सुनीता के कानों में पड़ जाती है। अब जैसे ही सुनीता के कानों में ऐसी आवाज जाती है तो सीधे उसके कमरे पर आती है, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और उसके बाद भी आवाज आ रही थी। और फिर क्या होता है दोस्तों कि जब सुनीता इधर उधर से झांकने की अंदर कोशिश कर रही थी तभी उसे एक छेद दिखता है और उसे जब वो अंदर झांकती है तो देखती है कि जो उसका पति प्रदीप है वो उसके माँ के साथ कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई।
अब तुरंत ही सुनीता दरवाजा खटखटाती है और प्रदीप आकर दरवाजा खोलता है। अब जब सुनीता अपनी माँ को ऐसी स्थिति देखती है तो सुनीता अपने पति से लड़ने लगती है कि तुम इतना गिर गए कि तुम इस तरीके से मेरी माँ के साथ ऐसा काम करे हो। और उसके बाद दोस्तों अब कुसुम की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और तुरंत ही सुनीता उसे ले जाकर के अस्पताल में भर्ती करवाती है, उसका इलाज करवाया जाता है और फिर इलाज कराने के बाद कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाती है और फिर घर आती है। अब सुनीता कहती है कि माँ और मेरे पति ने, तुम दोनों ने ही मुझे धोखा दिया है। और उसके बाद दोस्तों जो ये कुसुम होती है वो अपनी बेटी से माफी मांगती है, कहती है कि इसमें तुम्हारे पति की कोई गलती नहीं है, इसमें दामाद जी की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने ही अपने दामाद से ये सब कुछ करने के लिए कहा था। अब जैसे ही सुनीता ऐसी बात सुनती है तो फिर वो अपनी माँ के ही मुंह पर तमाचा जड़ देती है और कहती है कि सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है, तुमने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर दोस्तों जब उसकी बेटी सुनीता ऐसी बातें कहती है तो कहीं ना कहीं कुसुम को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और फिर इसी तकलीफ में दोस्तों कुसुम जो है वो घर से बाहर निकल जाती है। और फिर घर से बाहर जाने के बाद में 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाता है लेकिन कुसुम वापस नहीं आती है तो सुनीता को चिंता होने लगती है और वो माँ को ढूंढना शुरू कर देती है। अब दोस्तों बहुत ज्यादा जगह कुसुम को ढूंढा जाता है, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाता है लेकिन कुसुम का कहीं पता नहीं चलता है। अब कुसुम ऐसी कौन सी जगह चली गई जहां से कि आज तक सुनीता को उसकी माँ नहीं मिली। और अब उसके बाद सुनीता को भी बहुत पछतावा हुआ कि मैंने इस तरीके से माँ को क्यों थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि उनकी भी जरूरतें थी, उनका भी मन करता होगा ऐसा करने के लिए। अब दोस्तों ये बात तो भविष्य में पता चलेगी कि कुसुम कभी लौट करके अपनी बेटी के पास आएगी भी या नहीं आएगी। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों आप इस कहानी को लेकर के क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या जो कुसुम ने किया वो सही किया घर छोड़कर, क्या उसके दामाद की इसमें गलती नहीं थी? जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल